नमस्कार, मैं हूं अभय श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सासा पॉलिटी माय पॉइंट ऑफ व्यू। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आप सहमत हो सकते हैं या असहमत हो सकते हैं। आपकी सहमति और असहमति दोनों का सम्मान है और मुझे उम्मीद है कि आप अपनी सहमति और असहमति को कमेंट बॉक्स में लिख करके हम तक जरूर पहुंचाएंगे। चलिए तो शुरू करते हैं आज का अग्निपथ। अभी जो बवाल उठा हुआ है पूरे देश में अग्निपथ को लेकर के, आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। आज सुबह से ये न्यूज़ आ रही है कि बिहार के बहुत सारे जिलों में अग्निपथ का भयंकर तांडव मचाया है छात्रों ने, तथाकथित, मैं तो कहूँगा तथाकथित छात्रों ने। अब इसके बारे में डिटेल में तो हम बात करेंगे, लेकिन अभी क्या क्या हुआ है इसके बारे में थोड़ी सी आपको जानकारी करा दूं। पटना के बगल में एक जगह है मसौरी के पास तारेगना रेलवे स्टेशन के पास जीआरपी रेलवे पुलिस जो है उसका जो पुलिस स्टेशन था उसमें आग लगा दी गई है। उसको वहाँ की बहुत सारी गाड़ियों में आग लगा दी गई। पत्थरबाजी हुई, लगभग 500 के ग्रुप में आए हुए 2000 के लगभग उपद्रवियों ने उस थाने पर हमला किया। बाद में पुलिस ने अश्रु गैस का प्रयोग करके उन्हें भगाया। इसके अलावा बेतिया जो बिहार के उप मुख्यमंत्री रेणु देवी का गृह जिला है, वहां बेतिया में उनके घर पर भी आक्रमण करने का प्रयास किया गया और बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल के घर पर भी तोड़फोड़ की गई। इसके अलावा विनय बिहारी जो बेतिया के विधायक हैं, उस विधायक की गाड़ी को भी तोड़ दिया गया। इसके अलावा जौनपुर में भी, उत्तर प्रदेश के जौनपुर में भी हिंसा हुई है। बिहार का ही एक रेलवे स्टेशन, बिहिया के रेलवे स्टेशन पर उपद्रवियों ने न सिर्फ तोड़फोड़ की बल्कि रेलवे स्टेशन में लूटपाट भी किया। टिकट काउंटर में घुस करके जितने पैसे थे सारे पैसों को लूट लिया गया। ये बिहिया की बात है। कल दरभंगा में जो हुआ, आप सबने देखा होगा कि स्कूल बस में फंसे हुए बच्चों, सोचिए उनकी मानसिक अवस्था क्या रही होगी। छोटे छोटे बच्चे स्कूल बस में हैं, उस स्कूल बस को भी नहीं जाने दिया गया। बहुत सारी जो बुजुर्ग लोग थे, उन पर भी उन जाने आने में बाधा क्रिएट किया गया। तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं जो लगभग राजस्थान हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, तेलंगाना हो, सब तरफ अग्निपथ का विरोध हो रहा है। लेकिन आपको क्या लगता है, ये विरोध छात्र कर रहे हैं? छात्रों की कुछ जायज मांगे हैं, हम उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि अग्निपथ का विरोध सिर्फ अग्निपथ के लिए नहीं किया जा रहा है। सोचिए, इसके पहले क्या कोई ऐसी योजना हो जिसमें 17-18 वर्ष के बच्चे 4 साल के लिए जॉब मिल जाए और 22 साल में जब वो जॉब से आए वेल ट्रेंड होकर के, तो उनके पास लगभग 20-22 लाख रुपए हो, वो चाहे तो दूसरा जॉब कर सकते हैं या फिर कोई बिजनेस शुरू कर सकते हैं। इसके बारे में मैंने डिटेल में दूसरा वीडियो बनाया हुआ है, उस वीडियो को आप जरूर देख लेंगे अगर जानना चाहते हैं कि अग्निपथ क्या है, इसके क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है, इसका क्यों विरोध हो रहा है। अभी आज हम इस वीडियो में चर्चा कर रहे हैं जो घटित हो रहा है यूपी में, बिहार में, राजस्थान में, तेलंगाना में, इन सारी जगहों पर जो विरोध हो रहा है। छात्रों का जो अधिकार है, उसके विरोध के अधिकार को कहीं कोई उस पर आपत्ति नहीं कर सकता, उन्हें विरोध करने का अधिकार किसी भी प्रोग्राम का। लेकिन आप जरा इन्हें एक क्रमबद्ध रूप में इसको देखिए। आप पहले कल तक ये मांग की जा रही थी कि बेरोजगारी पर चर्चा नहीं होती, महंगाई पर चर्चा नहीं होती। अब बेरोजगारी को दूर करने के लिए जब नरेंद्र मोदी की सरकार ने कोई एक प्रोग्राम लाया, अब विपक्षी पार्टियों को क्या लगा कि उनके हाथ से जो सबसे ज्यादा बिकने वाला मुद्दा था वो हाथ से निकल रहा है। नरेंद्र मोदी ने घोषणा कर दिया कि 2024 के पहले 10 लाख युवाओं को नौकरी दी जाएगी, वो भी सरकारी नौकरी की बात कर रहा हूं मैं। स्वाभाविक रूप से विपक्षी पार्टियों को ये नागवार गुजरा।
उनके संगठन प्रत्येक जिला प्रत्येक कस्बों में है। उन्होंने अपने तंत्र को चालू किया और उन्होंने विद्यार्थियों में ये भ्रम जाल की सृजना कर दिया कि 22 साल के बाद क्या क्या होगा। जैसे 22 साल तक उसमें जॉब करते हुए अगर तुम मारे जाओगे तो तुम सिर्फ मृतक कहलाओगे, शहीद नहीं कहलाओगे। अर्थात एक आर्मी जब शहीद होता है तो उसको जो भी बेनिफिट मिलते हैं उसके परिवार को, उसमें कुछ भी नहीं मिलेगा। अब सोचिए कितना बड़ा भ्रम है ये। जबकि रियलिटी क्या है कि अगर आप एक बार सेना में शामिल हो जाते हैं तो चाहे आप 1 साल के लिए शामिल हो या 5 साल के लिए या 25 साल के लिए, आप भारतीय सेना के सदस्य हैं, इंडियन आर्मी के एम्प्लॉय हैं, आप इंडियन आर्मी हैं। वैसे कंडीशन में इंडियन आर्मी में कोई भी भेदभाव नहीं करती। जो सुविधा 25 साल वालों को है वही सुविधा 1 साल वालों को भी दी जाएगी। लेकिन ये भ्रम सृजना करके ऐसे बहुत सारे भ्रम सृजना किया गया और बच्चों तक ये पहुंचाया गया कि इस अग्निपथ के चलते सरकार तुम्हारे भविष्य को खत्म करना चाहती है। अब इसमें एक एग्जाम्पल आपको बता देते हैं। एक पश्चिम चंपारण का एक क्षेत्र है चनपटिया विधानसभा क्षेत्र। उस चनपटिया विधानसभा क्षेत्र का ही एक विधानसभा का उम्मीदवार हुआ करता था मनीष कश्यप। और मनीष कश्यप एक बहुत ही अच्छा यूट्यूबर भी है, मिलियंस उसके व्यूअर हैं। वहीं मनीष कश्यप का जब आप वीडियो जाकर देखिए क्या क्या भ्रम फैलाया है। और स्वाभाविक रूप से एक यंग है, युवा है, इंजीनियर छोड़ करके वो आया बेंगलोर से। वैसे कंडीशन में उसकी बातों का विद्यार्थियों पर असर भी होता है। उसने भ्रम फैला दिया है कि नरेंद्र मोदी ने सब कुछ बेच डाला। सोचिए, रेलवे बेच दिया या जितने इंडस्ट्री से सब बेच दिया। अब आर्मी को भी बेच दिया कहिए उनके नजर में। तो मनीष कश्यप जैसे हजारों और भी लोग हैं जिन्होंने इस भ्रम को फैलाया। और विद्यार्थी जब उबाल पर थे, स्वाभाविक रूप से बेरोजगारी तो थी, कोरोना के कारण 2 साल से आर्मी में कोई भर्ती हुई नहीं। और इसके अलावा जो रोजगार में थे उन्हें बहुत सारी कंपनियों ने छटनी कर दी, जिससे बेरोजगारी बढ़ी है। इससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता, इसे कौन इनकार कर सकता है। मैं बार बार कहता हूं, कोरोना एक विश्वव्यापी महामारी थी, उससे निपटना कोई आसान काम नहीं था। अब हम उससे निकल कर आए हैं। निकलने के बाद एक जो प्रो पब्लिक गवर्नमेंट होती है, लोक कल्याणकारी सरकार होती है, उसका परिचय देते हुए नरेंद्र मोदी की सरकार ने ये वादा किया भारत के नौजवानों से कि 2024 के पहले अर्थात 1.5 साल के अंदर 10 लाख युवाओं को नौकरी दी जाएगी। अब बिना कुछ समझे बुझे इसका विरोध होने लगा। स्टूडेंट का, विद्यार्थियों का नाराज होना गलत भी नहीं है। 2 साल से उन्होंने तैयारी की। बहुत सारे लोग तो ऐसे भी हैं जिन्होंने मेडिकल और फिजिकल फिटनेस का एग्जाम दिया हुआ था कोरोना के पहले ही, लेकिन उसकी भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई। तो अभी सेना ने कहा है कि उस प्रक्रिया को भी तुरंत चालू किया जाएगा और शायद वो 2-3 दिन में ही इसका नोटिफिकेशन होने वाला है। इतना ही नहीं, सेना ने अपना joinindianarmy.nic.in वेबसाइट के माध्यम से आह्वान भी किया है कि युवकों को जिनको कोई समस्या हो, जो इंडियन आर्मी में भर्ती होना चाहते हैं या उनको किसी तरह का कोई डाउट है, तो आप उस वेबसाइट पर जाकर के आप उसका समाधान खोज सकते हैं। या अगर कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो आप मेल कर सकते हैं। लेकिन ये सारी बातें तब होती है जब आपको इसका समाधान खोजना है। जैसा मैंने कहा कि आप एक क्रम बनाकर देखिए, क्रमबद्ध ढंग से। नरेंद्र मोदी से आप एक्सपेक्ट करते हैं कि देश का विकास करें और उनकी जिम्मेवारी भी है, हमें एक्सपेक्ट करना भी चाहिए। लेकिन अगर किसी का हाथ पैर बांध दिया जाए, किसी को कुछ करने ही नहीं दिया जाए और फिर उससे कहा जाए कि कुछ करते नहीं हो, इसके अब एक एक करके देखते हैं। जब 3 तलाक का मामला आया था, वो भी सुप्रीम कोर्ट के कहने पर, याद कीजिए, सबसे बड़ी बहुसंख्यक आबादी ने इसका घोर विरोध किया था, फिर भी सरकार झुकी नहीं और उसे पास किया गया। उसके बाद जब जम्मू कश्मीर से 370 का जो बहुत सारी धाराओं को निलंबित किया गया,
उसे हटाया गया, रिमूव किया गया। उस समय भी ऐसा ही विरोध हुआ, लेकिन सबसे ज्यादा विरोध, सबसे उग्र विरोध सीएए कानून को लेकर आया। अब आप बताइए, सीएए कानून से भारतीय मुसलमानों का क्या लेना देना था? लेकिन उस समय भी एक अफवाह फैलाई गई कि भारतीय मुसलमानों की नागरिकता रद्द कर दी जाएगी और उसे देश से बाहर निकाल दिया जाएगा। अब हमको आप बताइए, देश से निकाल कहाँ भेजेंगे? कौन सा देश लेगा? किस संसार में रह रहे हैं हम? लेकिन ये हम आप समझते हैं, बहुत सारे लोग आज भी हैं जो गांव में रहते हैं, जो उतना पढ़ा लिखा नहीं है, उनके मन में ये डर बैठा दिया गया कि अगर ऐसा होता है तो आपकी नागरिकता खत्म हो जाएगी और आपको इस देश से निकाल दिया जाएगा। स्वाभाविक है कि वो सड़क पर आ गए, और उनमें बांग्लादेशी और रोहिंग्या जो अवैध रूप से भारत में रह रहे हैं वो तो हैं ही, वो तो उसके सपोर्ट में थे ही। उस आंदोलन के पीछे मुख्य रूप से जो एक्टिव थे वो रोहिंग्या और बांग्लादेशी थे, और उनको समर्थन मिल रहा था भारतीय मुसलमानों से। तो ये इनका इससे कोई लेना देना नहीं था, लेकिन विरोध हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि उन्हें नरेंद्र मोदी को काम करने नहीं देना है और देश विदेश में नरेंद्र मोदी के गवर्नमेंट की साख को गिरानी है, उन्हें बदनाम करना है। कुछ वैसा ही हुआ। जब हर साल निकलता है धार्मिक जुलूस, तो हर साल मुसलमानों का भी निकलता है, हिंदुओं का भी निकलता है, जैनियों का भी निकलता है। हर धार्मिक ग्रुप विभिन्न समय पर अपने अपने धर्मों के हिसाब से जुलूस निकालते हैं, लेकिन कभी किसी जुलूस पर पथराव तो नहीं होता। लेकिन हिंदुओं के जुलूस पर पथराव हुआ, दंगे करवाए गए। उसके पहले कभी शाहीन बाग हुआ तो कभी दिल्ली का जहांगीरपुरी में हिंसा हुआ। जब ट्रंप आए थे तो भी किया गया। क्यों? ताकि विदेशी मीडिया में जाए कि भारत में क्या कंडीशन है। तो नरेंद्र मोदी को बदनाम करने के लिए उस समय भी ये सारी बातें की गई। अभी हाल में 1 साल तक कृषि कानून के विरुद्ध में किसान बैठे रहे। मैं तो उन्हें सो कॉल्ड किसान कहता हूं, तथाकथित रूप से वो किसान थे या मोटिवेट, जो ये क्या बोलते हैं उसको, पॉलिटिकली मोटिवेटेड किसान थे। अब आप उसका डिसीजन लीजिए, क्योंकि उससे मिला क्या मिला? कोई किसान हमको बताया कि 1 साल को उनके आंदोलन से उन्हें क्या मिला। लेकिन घाटा क्या हुआ हम बताएंगे आपको। नरेंद्र मोदी की सरकार ने, मैं आज भी कहता हूं कि तीनों कानून किसानों के हित में थे, बहुत ही अच्छे कानून थे, प्रोग्रेसिव कानून थे। लेकिन कई बार क्या होता है ना, अच्छा कानून होते हुए भी, और हम सही हैं, फिर भी जब हम किसी दूसरे को, किसी नासमझ को नहीं समझा पाते हैं तो हमें पैर को पीछे करना पड़ता है। नरेंद्र मोदी ने भी वही किया। कुछ समय के लिए उन्होंने तीनों कृषि कानून को पीछे कर दिया, विड्रॉ कर लिया। लेकिन घाटा किसको हुआ? घाटा नरेंद्र मोदी को। नरेंद्र मोदी किसानी करने नहीं जाते हैं, घाटा भारत के किसानों का हुआ। अब सोचिए, ये आपके शुभचिंतक बन के जिन्होंने आंदोलन किया, उन्होंने आप ही का घाटा कर दिया। लेकिन सोचना आपको है। अगर आप नहीं पहचान पा रहे हैं कि आपके भले के लिए कौन काम कर रहा है, और आपको उकसा करके आंदोलन में लाकर, अभी जिनका ये जेल पे 300 लोग पकड़े गए इस यूपी के दंगों में, कोई नेता वहां नहीं जाएगा। आंदोलन आप करते हो, छोटे छोटे लोग उसमें जाते हैं, फ्रंट लाइन पर पत्थरबाजी करते हैं, पकड़े जाते हैं, कैरियर उनका बिगड़ता है। अभी जो अग्निपथ का जो हो रहा है, अग्निपथ में आपको क्या लग रहा है? अग्निपथ में 17-18 वर्ष की उम्र में जॉब मिल जाएगी, 22 वर्ष तक एक ट्रेंड मैन पावर वहां से निकलेगा, जो बहुत ही आर्मी से निकले हुए किसी भी आदमी से जाकर मिलिए, एक तो उसमें देशभक्ति की जो एक आग जलती रहती है, देश को एक पैट्रियोटिज्म उसमें कूट कूट के भर दिया जाता है। उसके अंदर स्किल डेवलप किया जाता है। वो स्किल डेवलप करके जब लौटेगा तो उसको जॉब की जरूरत नहीं पड़ेगी। जॉब वो अब चाहे तो अपना भी काम कर सकता है, और बहुत सारी कंपनियां उसे हाथों हाथ लेगी। और इतना ही, मैं तो क्या कहता हूं कि इसके पहले जीएसटी में भी ऐसे ही हुआ था, लेकिन सुधार हुआ धीरे धीरे। अग्निपथ में इस सरकार के बारे में तो आप कम से कम आंख बंद करके आप विश्वास कीजिए कि ये लोक कल्याणकारी राज्य को चरितार्थ करने वाली सरकार है। आपके विरोध में, जनता के विरोध में सरकार कोई डिसीजन नहीं ले सकती है। आपको बरगलाया जा रहा है, आप उसके अंदर आ रहे हो। रेलवे किसकी संपत्ति है? नरेंद्र मोदी की संपत्ति है कि अश्विनी कुमार की संपत्ति है? रेलवे मिनिस्टर
ये हम सब की, पूरे हिंदुस्तानियों की संपत्ति है। आप अपने घर में आग लगाओगे? नहीं लगाओगे। फिर रेलवे की संपत्ति में आग क्यों लगाते हो? वहां जो पुलिस स्टेशन में अभी मसौरी में जो पत्थरबाजी किए हो, वहां जो घायल पुलिसकर्मी हो तुम्हारे ही बीच के हैं, वो कोई लंदन से नहीं आए हुए हैं। अपने ही घर के लोगों को मारते हो, अपने ही घर के लोगों पर पथराव करते हो, अपने ही घर की संपत्ति जलाते हो, फिर तुम्हें छात्र कहा जाए? क्या किसी छात्र में ऐसी विवेकहीनता हो सकती है? तो मेरा कंक्लूजन तो क्या है कि अग्निपथ के नाम पर ये वो लोग हैं। अच्छा, उसके पहले एक और संदर्भ आपको दे दूं। बिहार में हमें कोई बता दे कि राष्ट्रीय जनता दल के जो अभी के अध्यक्ष हैं, या पहले पुराने, लालू यादव की बात कर रहा हूं, तो लालू यादव या उनका बेटा तेजस्वी यादव, लालू यादव सजा याफ्ता, कोर्ट से प्रमाणित एक भ्रष्टाचारी हैं। किसी को शंका नहीं होना चाहिए। सबको पता है कि लालू यादव भ्रष्टाचारी हैं, भ्रष्टाचार का मुकदमा चल रहा है। इसके अलावा मैंने इसके पहले भी कई बार कह चुका हूं कि भाई, एक गरीब घर से आने वाला, गरीबों का मसीहा कहलाने वाला लालू यादव हजारों करोड़ का मालिक कैसे हुआ, ये बिहार की जनता को पता है। लेकिन उसी का बेटा तेजस्वी यादव, जिसकी और कोई योग्यता नहीं है, एक ही योग्यता है कि लालू यादव का बेटा है, बना बनाया एक पॉलिटिकल पार्टी उसे मिल गया, उसने एक घोषणा कर दिया कि मैं 2 लाख नौजवानों को प्रत्येक साल नौकरी दूंगा, और जो विधानसभा चुनाव में कहीं लड़ाई में नहीं था, उस हारती हुई लड़ाई को भी उसने एक कंपटीशन में बदल दिया। और मैं तो कहूंगा कि अगर भाजपा ने अपना दम नहीं दिखाया रहता तो शायद ये सरकार जाते जाते बची है। नीतीश कुमार तो अपना प्रतिभा खो चुके हैं। अभी जो कुछ भी हो रहा है, इसके पीछे भी नीतीश कुमार की निष्क्रियता भी काम कर रही है, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये जो विरोध हो रहा है, आंदोलन वो हो रहा है, तो केंद्र सरकार का विरोध हो रहा है, बिहार की सरकार का विरोध नहीं कर रहा। बच्चे जो विरोध कर रहे हैं वो केंद्र सरकार का विरोध कर रहे हैं। इसलिए नीतीश कुमार भी इसको जिस शक्ति से दबाना चाहिए था वैसा नहीं कर रहे हैं, ये मेरा आरोप है। खैर, अब तेजस्वी यादव का देखिए, उसने 2 लाख का जो घोषणा किया कि 2 लाख नौजवानों को नौकरी देगा, उसके बाद वो कंपटीशन में आ गया और बहुत ही टफ फाइट दिया। हर क्षेत्र में उसने अच्छी फाइट दी और 75 सीट जीत के आया। उस 75 सीट के पीछे इस रोजगार देने के वादे का बहुत बड़ा रोल था। अब ऐसे ऐसे राजनीतिक दलों को स्वाभाविक रूप से लगा कि उनके हाथ से उनका मुद्दा खिसक गया। 10 लाख लोगों को नौकरी मिल जाने के बाद कौन जाएगा वोट देने? तो एक तो छात्रों में बेरोजगारी थी, बहुत सारे छात्र मेडिकल और फिटनेस दे करके बैठे हुए थे, उनकी भर्ती पर रोक लगा दी गई थी। उनमें एक उबाल तो था, कोरोना का जो महामारी था उसके चलते भी जो समस्याओं से जूझ रही है जनता, उसका भी कुछ प्रभाव है। इसके अलावा कोचिंग सेंटर ने 100% गारंटी कर करके ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोल रखे हैं। उन लोगों ने वादा किया था कि हम तुम्हें आर्मी में भर्ती कराएंगे, लेकिन भर्ती खुल नहीं रही थी। तो इन सारों ने एक वातावरण बनाया, और उस वातावरण का प्रयोग मेरा ये आरोप है कि कुछ राजनीतिक दलों ने अपने कार्यकर्ताओं को भेजकर, और नक्सलियों के ट्रेंड कार्यकर्ता, मैं तो कहूंगा कि इसकी जांच की जानी चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है कि इन छात्रों के पीछे नहीं, बल्कि मैं कहूंगा इन छात्रों के आगे फ्रंट में काम करने वाले सारे नक्सली और किसी न किसी राजनीतिक दल के सदस्य हैं। उन्हें इसके नाम पर छात्रों के क्योंकि कोई भी छात्र, विद्यार्थी अगर है, वो भी सेना में जाना चाहता है, तो सेना में जाने के लिए उसके अंदर पहली तो देशभक्ति होनी चाहिए, देशभक्ति की भावना होनी चाहिए। और मेरा विश्वास है कि कोई भी आदमी जब सेना में जाता है, ये सोच के जाता है कि उसे अपनी जान भी गंवानी पड़ सकती है। तो जो आदमी सिर्फ पैसा के लिए अपना जान गंवाने को तैयार हो जाए, ऐसा मैं नहीं मान सकता। और कम से कम जो भारतीय सेना में जो जाते हैं वो वॉलंटियर होते हैं, स्वेच्छा से जाते हैं। तो ऐसा कौन सा आदमी होगा कि चंद पैसों के लिए अपनी जान की बाजी लगा दे? उसे पता है कि वो जाने के बाद उसकी जान जा सकती है, फिर भी आता है तो वो देशभक्ति के कारण आता है, अपनी देशभक्ति की एक ज्वाला उसके अंदर धधक रही होती है।
वो देश की सेवा करने के लिए आता है, पैसों के लिए, पैसे के लिए बहुत सारा काम किया जा सकता है। लेकिन क्या ऐसे छात्र जो रेलवे में आग लगा रहे हो, जो पुलिसकर्मियों पर पथराव कर रहे हो, जो बच्चों की बसों को नहीं जाने दे रहे हो, बच्चों की बसों पर पथराव करते हो, गाड़ियों को जलाते हो, क्या इन छात्रों से आप एक देशभक्ति की उम्मीद कर सकते हैं? क्या ये देशभक्त हो सकते हैं? मैं कह सकता हूं कि ये सभी असामाजिक तत्व हैं। और मेरा तो सरकार से निवेदन होगा कि वीडियोग्राफी देख करके वीडियो में इनकी पहचान की जाए और सख्त से सख्त सजा दी जाए। विरोध अपनी जगह पर है, आपकी समस्याएं हो सकती है, लेकिन आपको ट्रेन जलाने का अधिकार नहीं हो सकता, आपको और लोगों को प्रॉब्लम में खड़ा करने के लिए इजाजत नहीं दी जा सकती। अरे आप अगर आपके साथ प्रॉब्लम है, हमारी सहानुभूति है, लेकिन इसका मतलब क्या? आप थाने फूंक दोगे, थानों में आग लगा दोगे, गाड़ियां तोड़फोड़ करोगे? वो जनता की गाड़ी है, जनता रोड पर गाड़ी पार्क करके रखी हुई है, जनता ने क्या बिगाड़ा है आपका? जनता की गाड़ी को क्यों तोड़ोगे? ऐसे लोगों को मैं कहता हूं, मेरा निवेदन है सरकार से कि पकड़ पकड़ के बंद करे और इन्हें किसी भी नौकरी के लिए अयोग्य ठहराया जाए। जो रियल छात्र हैं, जिन छात्रों की समस्या, उनकी समस्या को भी सरकार को सुनना चाहिए। जैसा मैंने कहा कि जिनका फिटनेस हो गया, जिनका मेडिकल हो गया है और वो वेट कर रहे हैं, तो आर्मी को भी चाहिए कि यथाशीघ्र भर्ती खोल करके उन नौजवानों को सेना में शामिल किया जाए। लेकिन कोरोना के चलते अगर कुछ प्रॉब्लम आई थी तो हमें भी, आपको भी समझना होगा। और जिन छात्रों की उचित मांग है उन पर सरकार को भी विचार करना चाहिए, और शायद विचार कर भी रही है। आज ही राजनाथ सिंह जी ने, जो रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने घोषणा किया है कि 10% आरक्षण इन अग्निवीरों के लिए रखा जाएगा, ये सीमा सुरक्षा बल, इसमें सीआरपीएफ और पैरामिलिट्री में। इसके अलावा उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी और अन्य नौकरियों में। तो धीरे धीरे सुधार होगा। एक योजना आई है कि जहां सोचिए 4 वर्ष में कोई आदमी अगर आर्मी से लौट के भी आता है तो स्किल भी रहेगा, 12th क्लास की डिग्री रहेगी और उसके साथ साथ उसके हाथ में 20 लाख रुपये रहेंगे। कौन सा ऐसा 22 वर्ष का लड़का है जिसके हाथ में 20-22 लाख रुपया रहता है? कोई बता दे। तो कोई सरकार अच्छा काम करती है, एक फैशन बन गया, ट्रेंड बन गया कि मोदी कुछ भी करेंगे उसका विरोध करना है, विरोध के लिए करना है। ये नहीं कि उसमें कोई लॉजिक है, कोई लॉजिक नहीं है। अगर लॉजिक है भी तो देश में कोर्ट है, आप कोर्ट जाइए, कोर्ट गए भी हैं। आज ही अग्निपथ के अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली गई है, ठीक है, तो उसका वेट कीजिए। लेकिन ये सड़कों पे आंदोलन करने का, ये सोचिए, ये और कुछ नहीं है, लाइमलाइट में आने का, भारत की प्रगति को रोकने का और भारत को विदेशों में बदनाम करने का ही सिर्फ ये हथकंडा मचाया जा रहा है। यह एक हथकंडा है और ये भारत की बढ़ती हुई ताकत और नरेंद्र मोदी की बढ़ती हुई लोकप्रियता से घबराए हुए लोगों के षड्यंत्र का शिकार कुछ युवा हो रहे हैं, जिनकी अपनी समस्या है, उनकी वास्तविक समस्या भी है, लेकिन उन वास्तविक समस्याओं को बरगलाया जा रहा है। उन्हें उस जो उबलता हुआ युवा है उसके उस उबाल को नाजायज रूप से प्रयोग किया जा रहा है, कुछ राजनीतिक दलों के द्वारा और कुछ अवांछित तत्वों के द्वारा, जो हमेशा एक टूल किट जैसा प्रयोग होते रहे हैं। और ऐसा नहीं है पहली बार हो रहा है। इसलिए मेरा निवेदन सरकार से है कि उचित कार्रवाई करे और जो उचित मांगे हैं छात्रों की, उस पर भी सुनवाई हो। छात्रों की अगर कोई मांगे सही है, उचित है, तो उस पर सरकार को, किसी भी लोक कल्याणकारी सरकार उस पर विचार करना चाहिए और कर रही है सरकार। जैसा कि आज ही राजनाथ सिंह जी ने जो डिसीजन लिया है, मैं उसकी तारीफ करता हूं। लेकिन साथ ही इन असामाजिक तत्वों की पहचान होनी चाहिए और इस पर कड़ी से कड़ी सजा इन्हें दी जानी चाहिए। लेकिन अब समस्या यहीं पे है, भाजपा सरकार में तो है लेकिन उसकी कहीं कोई चल नहीं रही है। और नीतीश कुमार चूंकि गृह मंत्रालय खुद वो अपने पार्टी के पास रखे हुए हैं, तो वो कोई एक्शन लेंगे नहीं, क्योंकि उन्हें नरेंद्र मोदी को बदनाम करना है। उन्हें ये लगता है कि उनकी सीटें जो कम हुई है विधानसभा में, उसका कारण भाजपा और नरेंद्र मोदी हैं। इन्हीं कारणों से वो भाजपा के साथ रहते हुए भी भाजपा को नुकसान पहुंचाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते हैं। ऐसे में प्रक्रिया क्या होगी अब सरकार को तय करना है, लेकिन मेरा निवेदन होगा कि
इनकी पहचान करके इन असामाजिक तत्वों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, और जो छात्र वास्तविक रूप में छात्र हैं और उनकी वास्तविक डिमांड को सरकार को माननी चाहिए और मानेगी, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। तो आज के लिए मैं बस इतना ही। आपसे निवेदन है कि आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब तो जरूर करें। अगर सब्सक्राइब करने के बगल वाले बटन, जो नोटिफिकेशन का बटन होता है, उस घंटी को भी दबाएं ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो जल्दी से जल्दी आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।